गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं दिसंबर 2023 के मंथली मैगज़ीन की क्लास 6, जिसके अंदर हम डिफेंस के टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी इससे रिलेटेड खबर आई है दिसंबर 2023 में, उन सभी को एक एक करके देखेंगे मेंस के नज़रिए से। आज इस क्लास में हम ज़्यादातर डिस्कशन अपना जो है वो रखने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर डेली हम जो मंथली मैगज़ीन होती है उसको सुबह 6 AM पे डिस्कस करते हैं। सुबह सुबह आपको ये मिल जाता है, और आपको अगर इसका PDF चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम के नीचे जो यहाँ पर लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में, उसको जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। उसमें डेली बेसिस पे जो PDF है वो अपलोड हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली खबर के साथ, जो कि है इंडिया एंड इजराइल डिस्कस्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी। यानी इंडिया और इजराइल दोनों ही कंट्रीज़ ने यहाँ पर इस बात पर डिस्कशन किया, इस बात पे उन्होंने बातचीत की कि कैसे यहाँ पर जो रेड सी दिखाई दे रहा है, उस रेड सी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाउती अटैक हुए हैं, जो कि इजराइल के सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ के शिप्स के ऊपर दिखाई दे रहे थे। हमें बार बार किया जा रहा था कहाँ है ये हाउती। हम देख पा रहे हैं कि ईरान का जो पोर्ट है, ईरान का जो एक हमारा कंट्री है, उसके आसपास ये आते हैं। और जो ये शिप्स हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, इनके ऊपर बार बार अटैक कर रहे थे, हमले कर रहे थे। कभी ये ड्रोन अटैक कर रहे थे, ड्रोन से हमला कर रहे थे, कभी ये हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में जो नुकसान हो रहा था शिप्स को, ट्रेड को, उस पर नुकसान ये किए जा रहे थे। और ये यमन के ऊपर भी यहाँ पर करें। देखिए यहाँ पर हमें कौन सी कंट्री दिख रही है, इधर हमें यमन दिख रहा है, इसके दूसरी तरफ हम देखेंगे कि यहाँ पर ओमान होगा, और ओमान के ऊपर हम देख पाएंगे यहाँ पे सऊदी अरेबिया होगा। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि यहाँ पर ईरान से रिलेशन रखता है, क्योंकि ईरान के अंदर भी ये है। और फिर हम देख पाएंगे साथ ही में यमन के अंदर भी है, और यहीं से ये अटैक कर रहा है रेड सी के अंदर आने वाले शिप्स को। तो इसको आप पूरा समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि दोनों कंट्रीज़ ने आपस में क्या क्या बातें की। पहली बातें की है जो वो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। नेविगेशन क्या होता है? किसी एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। तो दोनों ही साइड ने डिस्कस किया कि कैसे नेविगेशन के अंदर यहाँ पर आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। और अब जो स्ट्रेट यहाँ पर आती है बब अल मंदीब, ये जो स्ट्रेट है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहाँ से है? यमन। और हम इधर देख पाते हैं जिबूती जो कंट्री है यहाँ पर अफ्रीका के ऊपर, आप इसको देख पाएंगे कॉन्टिनेंट में। इन दोनों के बीच में जो कंट्री यहाँ से जा रही है, इसको बोला जाता है स्ट्रेट को ही। और स्ट्रेट क्या होती है? दोनों जो बड़ी लार्जर वाटर बॉडी होती है उनको एक पतली सी तीज जो मिलवाती है, यानी दोनों तरफ उसके लैंड है और उसके बीच में पानी की एक पतली सी जगह, हमें संकरी सी जगह दिखाई देती है, उसको स्ट्रेट बोला जाता है। तो इसका नाम ज़रा याद रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में इससे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी खबर में लगातार बनी हुई है, बहुत सारे महीनों से, 2-3 महीनों से लगातार ये न्यूज़ में है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इस स्ट्रेट के अंदर जो है हाउती रेबल से खतरा हो रहा है। अभी हाउती रेबल्स को क्या प्रॉब्लम है? हाउती रेबल्स यहाँ पर साथ में खड़े हुए हैं पैलेस्टाइन के, यानी कि गाजा के साथ में ये खड़े हैं, और ये कह रहे हैं कि जो भी इंसान इजराइल के साथ है, जिस भी कंट्री के प्रेसिडेंट उनके साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर्स हैं, तो हम उनके शिप्स को नहीं छोड़ेंगे, हम दिखाएंगे कि हम उनके खिलाफ हैं। इसी के खिलाफ में यहाँ पर हम समझेंगे एक बार इस आर्टिकल को, और उसके बाद देखेंगे कि किस किस कंट्री ने और एक्स्ट्रा आगे बढ़कर क्या क्या इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए कदम उठाए हैं। दूसरा हम देखते हैं कि ये क्या था, रिटेशनलरी मेजर दिखाई देता है गाजा अटैक के ऊपर। तो मैंने आपको बोला ना, रिटेलिएट किया जा रहा है बदले में। रिटेलिएशन क्या होता है? किसी चीज़ का बदला लेना। तो यहाँ पर ये जो मेजर है, क्योंकि गाजा के ऊपर अटैक किया गया, तो इसी वजह से हाउतीज ग्रुप यहाँ पर रिटेलिएट कर रहे हैं, बदला लेना चाहते हैं। और उसी का उनका कहना है कि हम तो मिसाइल स्ट्राइक क्यों किया इन्होंने, यानी कि इजराइल ने जो मिसाइल स्ट्राइक किए हैं वो उन सभी के पीछे ये पड़े हुए हैं। थर्ड हम देखते हैं ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन को। अब ये एक ऑपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पूछा भी जाएगा। हमने कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे ऑपरेशंस को देखा, चाहे उसमें ऑपरेशन गंगा हमने देखने को मिला था पिछले साल, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर यूक्रेन में जो हमारे स्टूडेंट फंसे हुए थे उनको लेके आया गया। फिर हम देखते हैं ऑपरेशन सरस्वती को, जिसमें हम देखते हैं कि सूडान के अंदर जो कुछ इंडियंस फंसे हुए थे उनको लेकर आया गया। इसी प्रकार से बहुत सारे ऑपरेशन हमने इंडिया में देखे। और इसी टाइम पे यहाँ पर जो ये ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन है, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो यूएसए के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। और यूएस के द्वारा क्या होता है,
यूएस यहाँ पर जितनी और कंट्रीज़ है उन सबको बोलता है कि आप भी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, और आप भी हमें ज्वाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे यहाँ पर सारी की सारी कंट्रीज़ आकर अपनी अपनी फोर्सेस को भेजेंगी और इस एरिया को सेफ बनाएंगे। अगर कोई भी यहाँ पर अटैक कर रहा है तो उनको पकड़ लेंगे हम लोग, उनको सज़ा दिलवाएंगे। ऐसा ये बनाया गया था। इसमें और भी काफ़ी कंट्रीज, स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 15 से ज़्यादा कंट्रीज इसमें ऑपरेशन गार्डियन के आ जाती हैं, सम्मिलित हो जाती हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो इससे पीछे हट गई, खासकर इंडिया कभी इसका पार्ट बना ही नहीं। क्यों नहीं बना इंडिया इसका पार्ट? क्योंकि अगर इंडिया इसका पार्ट बन जाता तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये साफ हो जाता कि इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन क्योंकि इंडिया बैलेंस में खड़ा है, वो कह रहा है कि ना ही मैं गाज़ा के साथ हूँ ना ही मैं इजराइल के साथ हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं शांति के साथ खड़ा हुआ हूँ कि पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। इसी वजह से इंडिया बिल्कुल साथ में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नहीं आता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर अमेरिका को छोड़कर टोटल 8 और कंट्री ऐसी हैं जो इसमें जुड़ जाती हैं। कौन कौन सी हैं? यूके को हम इसमें पाएंगे, बहरीन यहाँ पर है जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है, कनाडा इसमें देखी जा सकती है, फ्रांस को हम देखेंगे, इटली को देखेंगे, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, सेचलिस जो कि एक आइलैंड ग्रुप है आपका अफ्रीका के तट के आसपास में, और उसके अलावा हम यूएसए को भी देख पाएंगे। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मैरीटाइम ट्रेड पे, इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा है हमें? हम देखेंगे कि कैसे जो लगभग 15% ग्लोबल शिपिंग ट्रैफिक जो होता है, यानी कि जो भी यहाँ पर ट्रेड किया जाता है ग्लोबली, वो यहाँ पर सुएज कैनल के थ्रू होता है। और सुएज कैनल कैसे जाती है? सुएज कैनल तक पहुँचने के लिए भी आपको यहाँ पर ये जो बल्ब एलाद यहाँ पर स्ट्रेट है, इससे होते हुए पहले रेड सी में जाना पड़ेगा, और रेड सी से यहाँ पर मेडिटेरियन सी को मिलाने के लिए, देखिए रेड सी यहाँ पर है और यहाँ पर हम देख पाएंगे यूरोप का मेडिटेरियन सी है। इस सी को इससे मिलाने के लिए बीच में बनाई गई है एक आर्टिफिशियल कैनल जिसको बोला जाता है सुएज कैनल। ये प्राकृतिक नहीं थी, इसको बनाया गया, इसी वजह से इसको कृत्रिम भी बोला जाता है या आर्टिफिशियल भी बोला जाता है, मैन मेड बोला जाता है कि इंसानों ने बनाया ताकि ट्रेड जो है वो अच्छे से हो सके। अब ये क्या कर रहा है? देखा जाए तो ये एशिया को मिला रहा है यूरोप के साथ में। तो यूरोप यहाँ पर ऊपर है, मेडिटेरियन से ऊपर हम देख पाएंगे मेडिटेरियन सी है, ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका हमें दिखाई देता है। तो ये इस तरीके से मिला देता है कि यूरोप की जितनी कंट्रीज़ हैं उनके साथ अब ये मिल गया, ये हमें यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद अगर कोई यूरोप से होता हुआ ऊपर की तरफ जाना चाहे तो वो क्या करेगा? हम देखेंगे 10 डिग्री इंग्लिश चैनल जो है उससे होता हुआ वो यूके वगैरह तक ऊपर की तरफ से भी जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15% ग्लोबल जो शिपिंग ट्रैफिक है वो यहाँ से हो रहा है। और दूसरी बात कि शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट है, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे छोटा है, शॉर्टेस्ट यहाँ पर दिखाई देता है। शॉर्टेस्ट क्यों है? क्योंकि 2 तरीके और हैं यहाँ पर जाने के। एक तो एशिया से, यानी कि आप इंडिया को अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या देख पाएंगे कि इंडिया में या तो आप चले जाइए रशिया को पार करते हुए यूरोप से, ऐसे आएंगे आप पहला रास्ता, या फिर आप दूसरा जाएंगे, यहाँ से जाएंगे पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके और फिर आगे आएंगे, दूसरा रास्ता। और तीसरा रास्ता क्या है कि यहाँ से निकल के रेड सी को पार करके यहाँ पहुँच जाइए। तो आपको ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में से सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है? थर्ड नंबर पे दिखाई दे रहा है, यानी कि ये सबसे छोटा भी है। अब इसका इम्पैक्ट और क्या क्या देखने को मिला? देखिए जब से हाउथी मिलिट ने यहाँ पर अटैक किया है तो हम देखते हैं कि कैसे रेड सी के अंदर जो ट्रेड है वो काफ़ी इफेक्ट हो जाता है। खासकर जो केप ऑफ गुड होप है उसको हम देख रहे हैं। लोग अब केप ऑफ गुड होप की कहाँ पर बातें हो रही हैं? देखिए आप जब अफ्रीका को देखेंगे तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब ये नीचे वाला जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? यहाँ पर हम देख पाएंगे सोमालिया का एरिया है, जिसको यहाँ पर केप ऑफ गुड होप की वजह से भी बोला जा रहा है कि उसके आसपास से जाना चाहते हैं। ये होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, और नीचे जब साउथ अफ्रीका होता है यहाँ से जाना चाहेंगे। तो जो मैंने आपको 3 रूट ऊपर बताए उसमें से जो सेकेंड रूट है, यानी कि अगर यहाँ पर इंडिया है और कोई चाइना या कोई भी कंट्री अब जाना चाहती है अमेरिका में, तो वो क्या करेगी? वो यहाँ से होते ही अफ्रीका को क्रॉस करके तब यूरोप में घुसना चाहेंगे। तो काफ़ी लंबा रूट हो जाता है। तो इससे जो सामान पहले 10 दिन में पहुँच जाता था उसको अब पहुँचाने के लिए लग रहे हैं 25 दिन, 15 दिन एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं किसी भी शिप को। इससे क्या होगा? एक तो कॉस्ट में ज़्यादा खर्च आएगा, दूसरी चीज़ें हैं कोई अगर ऐसा फ्रेजाइल सामान है या उसको संभाल के रखना है, फ्रिज का ध्यान रखना है, तो वो भी यहाँ पर और ज़्यादा खर्चा बनाना पड़ेगा। तीसरे जो अग्रीमेंट पहले ही हो चुके हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि आपने 10 दिन पहले ही अग्रीमेंट कर लिए, अग्रीमेंट होते हैं आपका भेजना चाहते हो, अब आप उन अग्रीमेंट की तह सीमा के ऊपर वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे।
करोगे, क्योंकि ये तो लगातार अटैक हो रहे हैं, नहीं पता है कब तक अटैक चलते रहेंगे। तो ये 4-5 ऐसी प्रॉब्लम है जो पोटेंशियल डिलेज कर रही हैं। और ख़ासकर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो यमन के और ओमान से हम लोग क्या करते हैं, इंडिया जैसी कंट्रीज़ जो ऑयल लेकर आती हैं यहाँ से, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब वो ऑयल वगैरह नहीं लेके आ रहे, क्रूड ऑयल है। वैसे भी अगर उनमें आग लग जाती है, वो पकड़ जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी प्रॉब्लम दे रही हैं। अब अगर मान लीजिए कोई चीज़ों में डिले हो रही है, या फिर बहुत ही कम ऐसी कंट्रीज़ है मान लीजिए जो गाजा के साथ खड़ी हुई है, उनको तो जाने दे रहे हैं, तो यानी कि लेस जो कमोडिटी है वो यहाँ पर पहुँच पा रही है। और हमें एक छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट तो पता है कि जब कोई भी चीज़ कम होती है, यानी कि डिमांड जो है उसकी ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो पाए, तो इससे क्या आता है, इन्फ्लेशन होता है, महंगाई आती है। तो यही है कि इससे क्या होगा, जैसे ऑयल जैसी कमोडिटीज़ हैं उनका यहाँ पर प्राइस बढ़ जाएगा, ऐसा सबको डर लग रहा है। फिर ये पूछते हैं मैरीटाइम एक्चुअली सिक्योरिटी होता क्या है। अब तक हमने देखा कि यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, लेकिन इसकी खुद की ऑफिशियल क्या क्या हमें देखने को मिलेगा कि डेफिनेशन है। तो ये एक ऐसा इश्यूज़ होता है मैरीटाइम डोमेन के अंदर जिसमें किसी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात आए, या मैराइन एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी पे बात आए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या फिर ह्यूमन सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। तो ये ऐसे 4 पैराडिगम हमें दिखाई देते हैं जिनसे रिलेटेड अगर कोई भी सिक्योरिटी से समस्या है तो उसके लिए यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को लागू किया जाएगा, बोला जाएगा कि आप लोग इसमें काम करिए, आप इसको संभालिए। जैसे कि यूएस ने भी तो अपना बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर आ गई है ना ऑपरेशन गाइड के थ्रू, ऑपरेशन गार्डियन जो है। फिर हम देखते हैं कि ये रीजनल सीज से भी डील करता है खासकर। अब रीजनल सीज क्या होते हैं, ये आपको 2 कंसेप्ट में समझना पड़ेगा कि जो 250 नॉटिकल माइल तक का कोई भी सी का आप देख पाएंगे यहाँ पर एरिया होता है किसी भी कंट्री के वाटर बॉडी से। अब ये हमारा है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तक 250 नॉटिकल माइल बन रहा है। अब ये क्या है, ये हमारा खुद का सी है, इंडिया का सी है। अब इंडिया इसमें चाहे तो अपने फिशरमैन्स को भेजे, कहे कि जाओ मछलियाँ पकड़ के लाओ, चाहे तो इसके अंदर कुछ उगाना है तो उगा सकता है, चाहे तो अपनी मिलिट्री यहाँ पर रखना चाहे तो मिलिट्री रख सकता है। ये होता है रीजनल। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप 250 नॉटिकल माइल को पार कर जाते हो, अब जो ये सी है ये आ जाता है ह्यूमंस का, या तो किसी और कंट्री का आएगा या फिर सभी का आएगा, ह्यूमैनिटी के लिए। अब इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमें पता है कि एक यहाँ पर लोअर स्पेस होता है, दूसरा आउटर स्पेस होता है, राइट। और इसके बीच में एक लाइन होती है जिसको बोला जाता है कर्मलिन लाइन। अब ये जो लाइन होती है, इस लाइन तक जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ पर है उनके ऊपर का स्पेस का जो एरिया है उसको माना जाता है कि ये पर्टिकुलर कंट्री का स्पेस का एरिया, यानी कि लैंड के ऊपर। अब इंडिया यहाँ पर है, मान लीजिए इंडिया यहाँ पर है, इंडिया के ऊपर का जितना ये स्पेस में एरिया है वो भी इंडिया का एरिया ही माना जाएगा। इस यहाँ पर जो लिमिट है ये कितनी होती है, जस्ट सम 800 किलोमीटर तक का ये एरिया माना जाता है। उसके ऊपर जब हम आउटर स्पेस में जाते हैं तो वो स्पेस माना गया है कि उसके अंदर कोई भी यहाँ पर जा सकता है, क्योंकि वो सभी के लिए यहाँ पर, उसमें कोई कंट्री, कोई बाउंड्री, कोई सीमा नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पर वाटर को बांटा गया है। तो ये अब हम समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इतनी ज़रूरत क्यों है, क्या सिग्निफिकेंस है, महत्वता क्या होती है मैरीटाइम सिक्योरिटी की इंडिया के लिए। तो देखेंगे सबसे पहले तो लॉन्ग कोस्ट लाइन है। इंडिया की कोस्ट लाइन हम देख पाते हैं ना कि कैसे हमारा, अगर हम इंडिया के मैप को देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आता है कि इस ऊपर वाले नदर्न इंडिया को अगर हम छोड़ दें और ईस्टर्न इंडिया को छोड़ दें तो नीचे का जो ये पूरा का पूरा पार्ट है ये पानी से घिरा हुआ, और इसी वजह से इंडिया क्या है, सब कॉन्टिनेंट भी है। तो इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि इंडिया जो है वो 3 तरफ से यहाँ पर पानी से घिरा हुआ है, और बहुत लॉन्ग कोस्ट लाइन होने की वजह से लगभग 7000 किलोमीटर से ज़्यादा जो ये कोस्ट लाइन है ये बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ को भी यहाँ पर दिखाती है। खासकर मैरीटाइम थ्रेट्स जो है इससे रिलेटेड होते रहते हैं, कभी श्रीलंका की तरफ से, कभी बांग्लादेश की तरफ से, कभी पाकिस्तान की तरफ से हम देखेंगे, कभी आजकल मालदीव से थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो 26/11 का जो मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ था उसको भी याद कर सकते हैं कि कैसे नवंबर
दिसंबर 26 2008 को 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट यहाँ पर घुस गए थे साउथ मुंबई के अंदर सी से। अब वो कैसे आए थे कि यहाँ पर साउथ मुंबई अगर हम देखेंगे तो इधर हम मुंबई के पार्ट को देख पाएंगे, महाराष्ट्र यहाँ पर है। तो ये लोग पाकिस्तान से आते हैं, बोट वगैरह करते हैं, लोगों का ध्यान नहीं था तो यहाँ पर घुस जाते हैं और उसके बाद आतंक करते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाता है, उसके बाद से भी बहुत ज़्यादा समझ में आना शुरू हो जाता है कि देखिए आपकी जो आसपास की कोस्ट लाइन की सिक्योरिटी है वो आपको बहुत ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी, बना के रखनी पड़ेगी। फिर कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो जाते हैं, जैसे कि मैरीटाइम डोमेन जो है वो फैसिलिटेट करता है कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज। अब ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, चाहे वो एनर्जी मंगवानी हो, तेल आता है तो हमारे पास कैसे आता है, शिपिंग के तरीके से आता है, चाहे हमें कम्युनिकेशन करनी हो, किसी के साथ बातचीत करनी हो, उसमें हम लोग शिपिंग का इस्तेमाल करते हैं। खास करके इंटरनेट वगैरह के लिए सैटेलाइट से अगर ना छोड़े तो क्या होते हैं, बहुत सारी तारे वगैरह यहाँ पर जुड़ी हुई हैं हर चीज़ से, खासकर कोस्ट लाइन वगैरह से। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, अगर आप इनका ध्यान नहीं रखोगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें डिस्ट्रप्शन दिखाई देगा, जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड जो है क्या क्या है, इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होते हैं। तो देखिए मैरीटाइम ट्रेड के लिए भी हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी होनी काफ़ी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो तो लार्जली हम इंडियन ओशन के थ्रू ही यहाँ पर शिप करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप उनको एयरक्राफ्ट से शिप करेंगे तो उनका खर्चा बढ़ेगा, ज़्यादा महंगे लगेंगे, फ्यूल बहुत ज़्यादा जलेगा। लेकिन जब आप किसी भी शिप को यहाँ पर उतार देते हो ओशन के अंदर तो आपको कम ऑयल लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि हमें पता है सी के अंदर पहले से ही बहुत सारे सी के करंट होते हैं। तो ये जो करंट है वो ऑलरेडी बहते रहते हैं, जिनकी वजह से शिप भी बिना किसी फ्यूल के इनके साथ साथ बहता रहता है। तो ये खुद से हमें बहुत सारा कॉस्ट जो है वो बचा पाते हैं और ज़्यादा सामान को भेजा जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। देयरफॉर जो सी की लेन्स होती है कम्युनिकेशन की, खास करके उनको यहाँ पर बचाए रखना, उनको सिक्योर रखना 21st सेंचुरी की बहुत बड़ी नीड है। उसके लिए हमारे लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा हम और पॉइंट देखेंगे, जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक कंसंट्रेशन। देखिए चाइना जो है वो बहुत ही बड़ा एक मिलिट्री पावर की तरह एक इंडिया में दिखाई देता है, इम्पोर्टेंस रखता है इंडियन ओशन रीजन के लिए। और इसी वजह से IOR का जो रीजन है उसको सेफ रखने के लिए यहाँ पर क्वाड जैसी संस्थाएं भी बनाई गई हैं। क्यों बनी है क्वाड के 4 मेंबर हैं हमें पता है। उसके अंदर हमें USA दिखाई देता है, इंडिया दिखाई देता है, जापान दिखाई देता है, साथ में ऑस्ट्रेलिया है। ये क्यों कंट्रीज साथ में है, क्योंकि ये चाहती हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये पूरा का पूरा फ्री रहे। लेकिन क्योंकि चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहता है तो उसके अपोजिशन में दिखती है। और इसी कारण से इंडियन जो ओशन रीजन है हमें उसके काउंटर में भी, क्योंकि उसकी मिलिट्री ज़्यादा है तो फिर उससे भी सेफ रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासकर चाइना जो है अपनी इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी प्रेजेंस को बनाए रखना चाहता है उसकी पर्ल थ्योरी के हिसाब से। मैंने बहुत बार आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी बताई है कि चाइना क्या कर रहा है। इंडियन जो ओशन, अब चाइना तो हम यहाँ पर देख पाते हैं चाइना को, अब चाइना यहाँ से क्या करता है कि बहुत सारी, जैसे बांग्लादेश में उसने कोई पोर्ट खरीद लिया है, उनको कर्ज दिया, उसके बाद उसने मलेशिया में ले लिया, सिंगापुर में ले लिया, यहाँ श्रीलंका में ले लिया, अब मालदीव्स में ले लिया है। तो श्रीलंका का भी हम देख पाते हैं हम्बानटोटा पोर्ट जो है, या फिर ग्वादर पोर्ट उसने यहाँ पर ले लिया पाकिस्तान के अंदर। तो ये बहुत सारे पर्ल्स की तरह उसने इंडिया को चारों तरफ से घेर लिया। और इंडिया को ही नहीं, जो अगर हम इस माला को इस तरीके से बनाए तो एक तरीके से हम देख पाएंगे कि इंडियन ओशन का पूरा जो ये हम देख पाते हैं रीजन, इसी को उसने घेरा हुआ है। और क्योंकि ये जब पोर्ट लेता है तो ऐसे ही नहीं ले रहा है, इसको तो कोई ट्रेड नहीं करता है, वो उनको कर्जा देता है, फंसाता है और उनसे कोई पोर्ट ले लेता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं हम्बानटोटा पोर्ट के बारे में, तो मुझे अच्छे से याद है कि हम्बानटोटा पोर्ट के ऊपर वो अपनी सबमरीन रखता है, यानी कि क्या कर रहा है, अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस रख रहा है वहाँ पर कि मेरी सबमरीन है, तुम लोग यहाँ पर जाओ। क्योंकि इन्होंने लीज पे दिया हुआ है, मान लीजिए अगर उन्होंने किराए पे भी दिया है, लीज पे भी दिया, तो वो मना तो नहीं कर सकते कि आप क्या यहाँ पर रखेंगे क्या नहीं रखेंगे। तो इस तरीके से चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी है वो यहाँ पर दिखाई देती है। और इसी वजह से इंडिया को अपनी सिक्योरिटी का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो तो हर दिशा से, हर डायरेक्शन से, ऊपर जाए तो चाइना खुद है और अदर जो डायरेक्शन से, उस हर डायरेक्शन में वो अपनी प्रेजेंस जो है
चाइना की, वो दिखाई यहाँ पर देती है। फिर एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कि जिसके अंदर एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ इंडिया जो है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकता है, वो लगभग यहाँ पर 2.37 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर यहाँ पर बना हुआ है, जिसके अंदर इंडिया के पास सभी लीगल राइट है कि उसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज का वो इस्तेमाल कर सके। अब लिविंग रिसोर्सेज में क्या आएंगे, फिशरीज वगैरह आ जाएगा। नॉन लिविंग में यहाँ से ऑयल निकाल लिया हो हमने, या फिर कोई और जो सामान वगैरह है उसका इस्तेमाल कर लिया हो, तो ये नॉन लिविंग है। जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पर उसका इस्तेमाल करेगा, तो ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया के इतने सारे अधिकार है तो वो उसको कोई और यहाँ पर आकर ना छीन ले, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम देखेंगे ब्लू क्राइम्स के ऊपर। अब ये ऐसी स्टेटमेंट है या ऐसा वर्ड है जिससे आपसे प्री के अंदर सवाल पूछा जा सकता है। हालांकि हम मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, फिलहाल सिक्योरिटी को देख रहे हैं इंडिया की, लेकिन स्टिल जो कुछ शब्द होते हैं उनको समझना चाहिए। क्या होते हैं ब्लू क्राइम? ब्लू क्राइम में देखें तो हम पायरेसी की बातें करेंगे। देखिए जो कुछ ऐसे रीजन्स है जिसमें गल्फ ऑफ गुनिया को हम देख पाएंगे, स्ट्रेक ऑफ मलाक्का को देख पाएंगे जो कि हमें श्रीलंका और इंडिया के बीच में दिखाई देती है, गुनिया को भी यहाँ पर दिखाई देता है। फिर इसमें स्मगलिंग होती है, बहुत सारे ऐसे इलिसिट गुड होते हैं जो उनको स्मगल करना, बेचना, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, वो इलीगल है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादातर स्मगलिंग हमें आइवरी के हॉर्स जो दांत होते हैं, हाथी के दांत जो कि आइवरी के होते हैं, उनकी दिखाई देती है। इसके अलावा बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं यहाँ पर, मूर्तियों को क्या बोलते हैं, आइडल्स। तो बहुत सारे गॉड्स के यहाँ पर आइडल्स होते हैं, उनको मंदिरों से चुरा लिया जाता है और फिर स्मगल कर दिया जाता है। बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं, और ये सब चीज़ें तो चलिए फिर भी ठीक है कि कोई बात नहीं, ये नॉन लिविंग चीज़ है, कर दिया। खासकर एलिफेंट के दांत को हम नॉन लिविंग नहीं बोल सकते, लेकिन इससे भी बुरा ये होता है कि यहाँ पर लोगों की भी स्मगलिंग होती है। ट्राइबल एरियाज़ वगैरह से लोगों को यहाँ पर पकड़ लिया जाता है, माइग्रेंट्स वगैरह को ले लिया जाता है और उनको फिर स्मगल किया जाता है। खासकर वेस्ट बंगाल के रीजन में भी हम ये सारी चीज़ें देख पाते हैं कि कैसे वहाँ पे खैर इंटरनल स्मगलिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर तो और बाहर उनको स्मगल किया जाता है। तो इसी वजह से इनके ऊपर कंट्रोल रखना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खासकर अगर मैं आपको डाटा बताऊँ तो IFC यहाँ पर IOR का एक डाटा निकालते हैं जिसमें 161 पायरेसीज़ को देखा गया है, आर्म्ड रॉबरीज हुई हैं जो कि 2022 में हुई है। देखिए अब ये लोग यहाँ पर गल्फ ऑफ गुनिया जैसे कि अफ्रीका की ये कंट्री है साथ में, तो ये लोग इतनी ज़्यादा आम चोरियाँ क्यों करते हैं, रॉबरीज क्यों करते हैं, पायरेसी क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऐसी कंट्रीज़ है जो काफ़ी पुअर कंट्रीज़ है। अब इन लोगों के पास करने को और कुछ है नहीं, तो थोड़ा लालच के अंदर, क्योंकि हमारे जो शिप्स होते हैं उनके अंदर जो छोटे, जिनका साइज़ छोटा है, उसके अंदर काफ़ी कम क्रू होता है, जैसे 5 से 6 क्रू के मेंबर ही उसमें होंगे। अब ये जो 5 से 6 क्रू के मेंबर हैं, इनको अगर हथियार से डराया जाए तो इन पे काबू करना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो इसीलिए हम देख पाएंगे कि कैसे इनके ऊपर यहाँ पर रॉबरी की जाती है आराम से, और शिप के मालिक भी यही चाहते हैं। वो भी अपने क्रू को बोलते हैं कि देखिए आपको कोई भी यहाँ पर रिटेलिएट नहीं करना है, कुछ भी किसी के भी वापस में आपको नहीं देना कोई, आप चुपचाप, ताकि क्यों करते हैं ऐसा, ताकि जो गुड्स हैं उनके ऊपर कोई नुकसान ना हो। चुपचाप रह के जो भी फिरौती मांगी जा रही है, रैंसम मांगी जा रही है, वो चुपचाप उनको देने का ऑर्डर मिला होता है। ये आज की भी प्रॉब्लम है। आज ही अगर हम जो न्यूज़पेपर बना रहे हैं, आप 5 फरवरी की ये बात है आज, तो हम देख पाएंगे कि कैसे 4 फरवरी को जब हमने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था उसमें भी हमें समझ में आता है कि कुछ ऐसी रॉबरी आज भी हो रही है। तो कोई फ़र्क नहीं है। तो 3 महीने पहले भी ये सब चल रहा है, आज भी चल रहा है। 2022 का डाटा है तो 2024 में भी यही सब हो रहा है। तो ये लगातार होता रहता है। तो इसी वजह से जो इंडियन नेवी है उसका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अपने जो मेम्बर्स हैं उनको बचा के रखना पड़ेगा, अपने शिप्स के ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी वजह से सेफ्टी के लिए ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ अनकन्वेंशनल इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि रॉबरी, लीगल ट्रैफिकिंग, इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो इससे अलग एनवायरमेंटल इश्यूज भी आ जाते हैं, खासकर इलीगल फिशिंग एंड मेराइन पॉपुलेशन। देखिए बहुत बार इंडिया और श्रीलंका का बहुत बड़ा एक मुद्दा ये रहता है, एज अ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता रही हूँ, दिया नहीं गया है, लेकिन स्टिल अगर मैं इंडिया और श्रीलंका की एक प्रॉब्लम बताऊँ तो ये होता है कि ज़्यादातर टाइम पे जो इंडिया के फिशरमैन होते हैं वो श्रीलंका के पानी के अंदर चले जाते हैं, और फिर श्रीलंका के जो यहाँ पर गार्ड्स हैं या फिर मैं बोलूँ उनके आर्मी के जो पर्सोनल है वो उनको पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं।
और ये हमेशा एक मुद्दा रहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आके हमारी जो फिशिंग है वो करते रहे हैं और इस वजह से हमारे वाटर की यहाँ पर जो रिसोर्सेज है उनको ख़राब किया जा रहा है या फिर कम कर दिया जा रहा है, डिक्लाइन स्टेट में दिखाई दे रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि ऐसे ही और जो कुछ फिशरीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वो इंडिया के पानी में भी आ सकते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मेराइन पॉपुलेशन कर देते हैं, पोल्यूशन यहाँ पर जो होता है, प्रदूषण जो होता है वो देखने को मिलता है, कुछ भी डाल देते हैं। ऑयल स्पिलिंग हमने बहुत बार देखी है कि कोई शिप आ रहा था और उससे ऑयल स्पिल हो गया। अब वो पानी क्या रहेगा, पूरा का पूरा टाइम वाटर में मिल गया अब वो तेल जब पानी में मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रेजेंस है सनलाइट है उसको यहाँ पर जाने नहीं देगा, हवा को अंदर नहीं जाने देगा। धीरे धीरे हम देखेंगे कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की उस रीजन के अंदर कमी होने लगेगी, जिससे जो वहाँ पे रहने वाले मरीन के हमें एनिमल्स वगैरह दिखाई देते हैं वो सब क्या करेंगे, धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है और इन्हीं कारणों की वजह से जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इंडिया का क्या मैकेनिज्म है। मैरीटाइम सिक्योरिटी होती तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंडिया करता कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल देखा जा सकता है IMBL का। देखिए पेट्रोलिंग होती है। IMBL क्या है, इंडिया की द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। देखिए इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन जो है उसके आसपास यहाँ पर इंडियन नेवी हमेशा पेट्रोल करती रहती है, हमेशा नज़र रखे रहती है, घूमती रहती है वहाँ पर। और कौन रखता है इसमें नज़र, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड, इनको बोला जाता है ICG। तो ICG जो होते हैं वो यहाँ पर मैंडेटेड है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक, जिसको हमने क्या बोला है, इकोनॉमिकली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो इतने ये जो माइल है इसके अंदर वो घूमते रहेंगे, पेट्रोल करते रहेंगे, सर्विलेंस रखेंगे, नज़र रखेंगे सभी चीज़ों पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि शैलो कोस्टल एरिया जो होता है उसमें भी पेट्रोलिंग करवाई जाती है। अब शैलो कोस्टल यानी कि ज़्यादा गहरा नहीं है कोई चीज़, तो उसमें क्या होगी, उसके अंदर या तो स्टेट की जो कोस्टल है या फिर मराइन पुलिस जो होती है। देखिए अब स्टेट की बहुत सारी हमारी स्टेट ऐसी हैं जो क्या करती हैं, समुंदर से लगती है, चाहे वेस्ट बंगाल है, चाहे यहाँ पे उड़ीसा को हम देख सकते हैं, फिर तेलंगाना को देख पाएंगे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ईस्टर्न कोस्ट पे हम इतनी स्टेट्स को देख रहे हैं जो कि पानी वाटर के साथ यहाँ पर लग रही हैं। दूसरी तरफ हम देख पाएंगे गुजरात से शुरू होकर यहाँ पर दादरा नगर हवेली आ जाएगा, यहाँ पर गोवा आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, फिर हम उसके बाद देखते हैं कर्नाटक और लास्ट में केरला। तो ये जो इतनी सारी स्टेट है, जो इनके आसपास का एरिया है, उसके ऊपर नज़र रखने का काम दिया गया है इन्हीं पर्टिकुलर स्टेट को, कि यहाँ पर गुजरात की जो पुलिस स्टेट है, या तो मराइन पुलिस जो है, या फिर गुजरात की जो यहाँ पर हम स्टेट कोस्टल पुलिस को देख पाएंगे, वो जो इसके आसपास का शैलो जोन है जो कि बहुत पास का है, जो कि ऑलमोस्ट सिर्फ 25 नॉटिकल माइल का होता है, उसके आसपास नज़र जो है वो इनको रखनी पड़ेगी। और इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पर नज़र रखनी होती है 200 नॉटिकल माइल्स की। अब नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं, समुद्र को मापने का मेजर होता है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को किलोग्राम में नापते हैं या किसी भी चीज़ को किलोमीटर में नापते हैं, लैंड को जब नापते हैं, तो उसी तरीके से समुद्र को यहाँ पर नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। फिर SP का क्या काम होता है यहाँ पर, यानी कि जो स्टेट पुलिस या स्टेट जो कोस्टल पुलिस है उनका जुरिस्डिक्शन यहाँ पर होता है कि वो 12 नॉटिकल माइल से यहाँ पर काम कर सकते हैं, कभी कभी 25 नॉटिकल माइल तक भी जा सकते हैं, लेकिन 12 नॉटिकल जो माइल है जहाँ पे शैलो जोन माना गया है उसके ऊपर तो उनको बिल्कुल यहाँ पर रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो ICG है और IN है, यानी कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है और इंडियन नेवी है, उनका नॉटिकल माइल हमें पता है कि पूरे मैरीटाइम जोन के ऊपर होता है, जिसमें टेरिटाइल वोटर्स भी आते हैं। यानी कि अगर वो चाहे तो इस 12 जो नॉटिकल माइल है इसके अंदर भी आकर सिक्योरिटी कर सकते हैं, उनका यहाँ पर भी काम वो कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि पेट्रोलिंग ऑफ क्रीक एरियाज। अब क्रीक एरियाज क्या होते हैं, देखिए क्रीक कब बनती है, अब यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा एक ज्योग्राफी के फिनोमिना में। क्रीक जो होती है वो इस तरीके से दिखाई देने वाला एरिया होता है, बहुत ही पतला एरिया होता है। गुजरात का कोस्ट है, इसी कोस्ट के ऊपर हम देख पाएंगे कहीं पे कोई क्रीक दिखाई देगी और फिर हम इसको इस तरीके से देख लेंगे, ये ऐसे इंडिया आ रहा है, यहाँ पे कोई क्रीक है, तो ये जो इतना एरिया आप देख पा रहे हो ना, इसको क्रीक बोलेंगे। यानी कि लैंड जो है वो इस तरीके से अंदर गया हुआ है और उस लैंड के अंदर पानी अंदर आया हुआ है, लेकिन दूसरा लैंड यहाँ से फिर शुरू हो रहा है, राइट। अब मैं आपको पेन के साथ बना के दिखाती हूँ ताकि अच्छे से आप समझ पाएँ। गुजरात में हम चलते हैं और वापस से इधर से इंडिया की तरह ऐसे बना जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं
कि ये जो एरिया आप अंदर गया हुआ देख रहे हो, यहाँ तक लैंड बाहर है, ठीक है। अब इस एरिया में पानी जो है वो अंदर गया हुआ है, ये क्या बन गया, क्रीक बन गया है। अब यहाँ पर तो दोनों तरफ इसके ऊपर नीचे इधर लैंड लगा हुआ है, लेकिन बीच में क्या है, वाटर है। तो इस एरिया को बोला जाता है क्रीक एरिया। अब इसमें कौन यहाँ पर ध्यान रखेगा, इसका जो ध्यान रखेगा, खासकर इससे और अंदर जो पानी आ गया है उसका ध्यान रखा जाता है BSF के द्वारा, क्योंकि ये बॉर्डर के ऊपर है स्टेट की। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय की जाती है, खासकर जो एरिया गुजरात और सुंदरबंस में, हम जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पर जिस एरिया को देख पाते हैं हम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख पाते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या है मैरीटाइम जोन से रिलेटेड, या मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है इंडिया में उससे क्या क्या चैलेंजेस हैं, और मैरीटाइम जोन को इंडिया में लाया कब गया था। तो हम देखते हैं कि मैरीटाइम जोन के लिए पहली बात तो इंडिया में 1976 में एक एक्ट लाया जाता है जिसका नाम था मैरीटाइम जोन एक्ट। और ये जो एक्ट है ये इंडिया के मैरीटाइम जोन को डिवाइड कर देता है 5 कोस्ट गार्ड रीजन में। जैसे कि हमारा इंडिया का जो नॉर्मल लैंड रीजन है उसको भी 5 में यहाँ पर बांटा गया है जोन्स के अंदर। हम देख पाएंगे नदर्न इंडिया को, इधर हम देख पाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को, नीचे हम देख पाएंगे सदर्न इंडिया को, और ऊपर एक और जो जोन है उसको बोला जाता है अब ईस्टर्न इंडिया। तो इस तरीके से, और इसके बीच वाले को क्या बोला जाता है, मिडल इंडिया। तो इस तरीके से ये जो 5 जोन थे पहले उसमें बांटा गया था, लेकिन फिलहाल क्योंकि एक ईस्टर्न जो रीजन है जिसमें 7 सिस्टर्स यहाँ पर देखी जाती हैं, तो वो एक अलग से जोन और बना दिया गया है। वैसा ही मैरीटाइम जोन्स को भी यहाँ पर इंडिया में डिवाइड किया गया था, जिसके अंदर हम 5 जोन्स को देख पाते थे, जिसमें यहाँ पर ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड को लगाया जाता है काम करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर चैलेंजेस आते हैं जब हम बात करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी की। तो सबसे पहले तो ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन है। क्यों ओवरलैपिंग है, क्योंकि अब देखिए जो पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस होती है कोस्टल रीजन के अंदर, वो कई बार ऐसी देखी गई है कि कभी कभी वो स्टेट कोस्टल पुलिस को मिल जाती है, खासकर 9 कोस्टल स्टेट्स और यूटीज़ में हम देखते हैं, और कभी कभी वो ICG कर रहे हैं, किसी एरिया में ICG है, किसी एरिया में या फिर SCP है। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी ओवरलैपिंग हो जाता है, और इसी की वजह से यहाँ पर ड्यूटीज़ है या लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट लिस्ट का, वो यहाँ पर यूनियन लिस्ट के साथ में ओवरलैप हो जाता है, जिसकी वजह से जुरिस्डिक्शनल ओवरलैप की वजह से क्या होगा कि पता नहीं है कि इंडियन नेवी कहाँ पर जाए, पता नहीं है कि इंडियन कोस्ट गार्ड किस एरिया में रहे, यहाँ पर SCP किस में रहे यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें कभी कभी प्रॉब्लम दिलवाती है कि किसका एरिया कितना है, किसको कहाँ तक यहाँ पर सर्वेलेंस रखनी है, मॉनिटरिंग रखनी है, जिसकी वजह से यूनिटी में कमी हो जाती है। एक तरीके से यूनिटी नहीं बन पाती है तीनों के अंदर। ऐसा हो कि इनको परमानेंटली इतना है कि आप इस एरिया में यहाँ तक रहिएगा, फिर आप इंडियन जो कोस्टल गार्ड है वो यहाँ तक रहेंगे, इंडियन नेवी और आगे तक चली जाएगी। तो ये लोग यूनिटी बना सकते हैं कि हमें यहीं से स्टार्ट करना है, लेकिन पूरा ही एरिया अब इंडियन कोस्ट के अंदर भी आता है, गार्ड के अंदर, फिर इंडियन नेवी के अंदर भी आता है। तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन यहाँ पर बनाने का काम करता है, इसी वजह से एक चैलेंज है। दूसरा हम देखते हैं कि सिक्योरिटी जो है मैरीटाइम बॉर्डर की, वो ICG की प्राइमरी ड्यूटी नहीं होती है। अब ICG क्या है, ICG अगेन इंडियन कोस्टल गार्ड्स है जो कि काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं यहाँ पर, लेकिन मैरीटाइम बॉर्डर को उनको सिक्योर नहीं रखना है। अब ICG का मेन काम यहाँ पर क्या है कि वो मैरीटाइम जोन का ध्यान रखे, और खासकर जो मैरीटाइम और जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी सिक्योरिटी पे ध्यान दे, ना कि उनके बॉर्डर्स की यहाँ पर सिक्योरिटी में ध्यान दे। बॉर्डर्स के लिए कौन है, BSF को हम देख पाते हैं। तो यही है कि ऐसा कोई एजेंसी सेट नहीं की गई है मैरीटाइम बॉर्डर्स के लिए, और पुलिसिंग या फिर जनरल सुपरिटेंडेंट वगैरह जो है वही उस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देंगे। आज तक ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए लिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सागर विजन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आया भी बहुत रिसेंटली था। PM हमारे जो नरेंद्र मोदी है वही इसको लेकर आते हैं 2015 के अंदर। तो क्या है सागर विजन, सागर विजन इसकी एक्रोनियम है सागर, और उसकी खुद की फुल फॉर्म है जो कि S से बनता है सिक्योरिटी, A से एंड, G से यहाँ पर हम ग्रोथ को देख पाएंगे, A से ऑल एंड R से रीजन। तो सागर का क्या मतलब हुआ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि जितना भी रीजन है उसमें सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है, सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, ग्रोथ का भी ध्यान रखना है, यानी कि वृद्धि का भी ध्यान रखना है कि सबकी हो सके जो भी उस जोन के अंदर यहाँ पर रहते हैं। तो इसका काम ही ये है कि मैरीटाइम इंटरेस्ट को यहाँ पर मेनलैंड और आइलैंड दोनों के ऊपर ध्यान दिया जाए। उसके अलावा हम देख पाते हैं IPOI को, यहाँ पर इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की बात हो रही है, जिसका काम है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना मैरीटाइम डोमेन के अंदर। फिर देखते हैं इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेक्टर, इंडिया
इंडियन जो ओशन रीजन है IFCIOR, तो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ये एक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर है जो इंडियन नेवी को होस्ट करता है। यानी कि इनके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है, फिर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इंडियन नेवी को कि आपको इस एरिया में फ़िलहाल जाना है, दूसरे एरिया में जाना है, तो इस तरीके से ये काम करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इनिशिएटिव जो कि है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IMPDA इनिशिएटिव। इसमें क्या होता है, IMPDA जो है वो एक टेक्नोलॉजी है और एक ट्रेनिंग इनिशिएटिव है जिसके अंदर मैरीटाइम डोमेन के अंदर अवेयरनेस बनाने का काम यहाँ पर किया जाता है। शेड अवेयरनेस एंड डी कॉन्फ्लिक्टेशन शेड प्रोग्राम, तो इसको शेड प्रोग्राम भी बोला जाता है। इसमें क्या है देखिए, एक तो अवेयरनेस जो भी आपको पता चला है उसके बारे में आप शेयर करेंगे उसको एक दूसरे से, और डी कॉन्फ्लिक्टेशन करेंगे, यानी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो भी गया है किसी चीज़ में तो उसको ख़त्म कर देना है। कोई प्रॉब्लम आ भी गई है तो उसका समाधान निकालना है, सुधारना है उसको। तो ये यहाँ पर एक तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए बनाया गया है हाई लेवल पे। जो अदर मैरीटाइम फोर्सेस होती है, मान लीजिए श्रीलंका की मैरीटाइम फोर्सेस हैं, ऊपर हम देख पाएंगे इधर की तरफ सोमालिया की मैरीटाइम फोर्सेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऑस्ट्रेलिया की दिखाई दे रही है। तो अब इंडिया क्या करेगा कि आप लोग देखिए अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो चलिए इसको सुधार लेते हैं हम लोग शेड के अंदर, शेड प्रोग्राम जो है, और नहीं तो हम एक दूसरे को अवेयरनेस, जो जागरूकता है, जो बात हमें पता चली, ऑस्ट्रेलिया वाले को कुछ बात पता चल गई है तो वो यहाँ पर इंडिया को भी बता दीजिए, ये अच्छा रहेगा सभी की सिक्योरिटी के लिए। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। और एटलैंड हम देख पाएंगे यहाँ पर कोलंबो सिक्योरिटी कन्क्लेव को। देखिए ये क्या है, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर इंडिया, कोलंबो, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका के अंदर हम देख पाएंगे तो इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स, ये 4 कंट्री ऐसी हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं इंडियन ओशन के अंदर। इन चारों कंट्री जो है एक साथ मिलकर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का ध्यान रखती हैं इंडियन ओशन के रीजन में। इसको एक बार आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। कोलंबा जो है इंडिया, श्रीलंका तो इसमें है ही। दूसरे यहाँ पर डबल एम से याद रखिएगा, एक एम से होता है मॉरिशस और दूसरे एम से यहाँ पर हम देख पाएंगे मालदीव्स को। तो ये यहाँ पर 4 कंट्रीज इसमें बनाती है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। वे फॉरवर्ड क्या है, तो 5 यहाँ पर प्रिंसिपल बताए गए हैं कि जो जो चैलेंजेस दिखाई देते हैं हमें ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर में, मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड इंडिया में, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। पहला जो प्रिंसिपल है वो हम देखेंगे कि एक ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी का यहाँ पर फ्रेमवर्क बनाना चाहिए 5 प्रिंसिपल्स का, जिसमें कि हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 5 सिद्धांत दिए हैं और उन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग ये कहा है कि जो ग्लोबल है, वैश्विक स्तर पे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम से रिलेटेड जो सुरक्षा है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। पहले क्या है कि एक तो रिमूव करो जो लेजिटमेट मैरीटाइम ट्रेड है, उसमें जो भी बैरियर आते हैं, यानी कि कोई भी अगर यहाँ पर ठहराव आता है या कोई भी बाधा आती है आपके, जब आप लेजिटमेट लीगल तरीके से ट्रेड कर रहे हो तो उसको एक तो ख़त्म कर दीजिए, उन बाधाओं को ही मिटा दीजिए। दूसरा कह रहे हैं कि मैरीटाइम कनेक्टिविटी को यहाँ पर एनकरेज करो, यानी कि प्रोत्साहित करो कि जो ये मैरीटाइम से रिलेटेड यहाँ पर कनेक्टिविटी है कि श्रीलंका के साथ में हमारे अच्छे संबंध हैं, हम जापान के साथ मैरीटाइम रिश्ते बना रहे हैं, तो ये कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, जो नुकसान है वो कम हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कह रहे हैं सेटलिंग मैरीटाइम डिस्प्यूट थ्रू पीसफुल मीन्स एंड बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ जॉइंटली फेसिंग नेचुरल डिजास्टर एंड मैरीटाइम थ्रेट्स क्रिएटेड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। यानी कि जॉइंटली, जो मैंने आपको ऊपर बताया वही, कि इंटरनेशनल लॉ के साथ में मिलकर अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है तो भी यहाँ पर बहुत सारे देश साथ में मिलकर उसका सामना करें, पीसफुली करें, शांति का ध्यान रखें। और अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर है, नॉन स्टेट एक्टर कौन होते हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते हैं, जो उग्रवादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, ऐसे नॉन स्टेट एक्टर जो होंगे, अगर वो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी को हार्म कर रहे हैं तो उनको सभी एक साथ मिलकर यहाँ पर उनका निपटारा करें। ऐसे ना कहें कि ये तो हमारी स्टेट के मेंबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो कहाँ से, मान लीजिए अब हाउती ग्रुप ही है तो वो एक तरीके से नॉन स्टेट एक्टर हो गया ना, क्योंकि ना तो वो ईरान की गवर्नेंस में है, ना ही वो किसी और यमन के अंदर हम गवर्नमेंट में देख पाते, तो स्टेट का एक्टर तो नहीं है, ऑफिशियल तो नहीं है, तो कोई अदर ही ग्रुप है। तो इसके साथ अब अगर उनको कोई मारने आए तो ना तो यहाँ पर यमन को उनका साथ देना चाहिए या फिर उस कंट्री के खिलाफ हो जाए, जैसे कि इंडिया या फिर USA इनको मारना चाहता है, तो ये क्या हो गया कि कोऑपरेशन है कि इनके खिलाफ हम सब एक साथ लड़कर यहाँ पर मिलकर लड़ेंगे।
उसके अलावा हम देखते हैं कि मैरीटाइम जो एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज है, देखिए उसको यहाँ पर बचा के रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि एक सेपरेट मैरीटाइम गार्डिंग फोर्स बनानी चाहिए। अब ये क्या होगी कि हमारा जो प्रॉब्लम है इंडिया का, ये खासकर उसी का यहाँ पर एग्जाम्पल है कि या तो आप आईसीजी को ही सारी पावर दे दीजिए उन्हीं, और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है उसको दे दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, ताकि वो सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाए। ऐसा ना हो कि ये जुरिस्डिक्शन ये तो एससीपी के अंदर में आ रहा है या फिर बीएसएफ यहाँ पर है, ऐसा मत करिए। आप पूरे के पूरे कोस्टल जो है उसके लिए सभी मेन पावर, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी जो एसेट है वो यहाँ पर इंडियन कोस्टल गार्ड को ही दे देना चाहिए। उसके अलावा एक यूएन का, यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर बना हुआ है मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, और ये क्या स्ट्रक्चर है कि एक बॉडी है जिसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी बोला जाता है, उसी के लाइंस के आधार पर इसको बनाया गया है, जो यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ को ठीक करती है, रेगुलेट करती है, नियम वगैरह बनाती है उससे रिलेटेड, उससे ध्यान रखती है कि कैसे इसको ठीक करना है। तो उसी के लाइन पे बन के हम लोग भी यहाँ पर अपने हिसाब से उनके साथ कंटेक्ट कर सकते हैं, खासकर इंडिया यहाँ पर, और उसके बाद इस सिक्योरिटी का ध्यान और ज़्यादा रखा जा सकता है। फिर कह रहे हैं इशू स्पेसिफिक ग्रुपिंग, यानी कि एक बॉडी ऐसी बननी चाहिए जो इशू स्पेसिफिक सब ग्रुप बनाए कि लीगल फिशिंग कोई कर रहा है तो उसके लिए अलग यहाँ पर सजाएं होंगी, ग्रुप अलग होगा। मान लीजिए यहाँ पर जो एक इशू है उसके लिए एक अलग से एक पार्ट बनाना चाहिए, आईसीजी वगैरह जो है, पायरेसी, स्मगलिंग या फिर रीजनल जो प्रॉब्लम आती है, ताकि ज़्यादा से जो कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा अच्छे से हो सके और जो इशू है मैरीटाइम सेक्टर का वो भी यहाँ पर ख़त्म हो सके। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इनोवेटिव टेक्निक होनी चाहिए मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड, यानी कि खासकर सैटेलाइट वगैरह के अंदर इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी हमें दिखाई देती है जिसके अंदर अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या होंगे। देखिए एक तो अनमैन्ड है, उसके अंदर कोई भी इंसान नहीं होगा, एरियल यानी सी एयर से रिलेटेड है, और व्हीकल तो व्हीकल होता है तो यानी कि ड्रोन वगैरह जो है हम इससे लगा सकते हैं जिसके अंदर कोई भी मैन नहीं है और हवा में वो उड़ रहा है। तो ऐसी जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर यहाँ पर सैटेलाइट से नज़र रखनी पड़ेगी और ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा। इवन ड्रोन वगैरह को हमें और अच्छा बनाना पड़ेगा ताकि मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस जो है वो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे डेवलपमेंट करना पड़ेगा नई मैरीटाइम पुलिस की जो टेक्निक वगैरह है, जैसे कि फ्लोटिंग पुलिस स्टेशन बनाने पड़ेंगे। फ्लोटिंग से क्या मतलब है, तैरता हुआ। तो ऐसा पुलिस स्टेशन बना दो जो यहाँ पर तैर रहा है पानी के अंदर ही। अब वो कैसे बन सकता है, यानी कि कोई ऐसी हमने शिप वगैरह या फिर कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिसके ऊपर यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, सो दैट अगर किसी को आपने पायरेसी करते हुए पकड़ भी लिया गया तो आपने उस पुलिस स्टेशन के अंदर वहीं पे उसकी एफआईआर की, वहीं पे उसके बाद आप जल्दी से जल्दी जो प्रॉब्लम है, जो रिस्पॉन्सिबल है, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सको और उनका फिर यहाँ पर उपचार भी हो सके। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोजर कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलना पड़ेगा कोस्टल कम्युनिटीज़ को, ताकि सभी के सभी जो सुरक्षा है वो सभी की यहाँ पर हो सके, पूरे के पूरे रीजन में हो सके। नेक्स्ट हम कल के लिए छोड़ दे रहे हैं ग्रोइंग साइबर क्राइम को इंडिया के अंदर, जो कि काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है, एआई के यूज़ के ऊपर भी। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच अभी तक यहाँ पर बने रहने के लिए, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।